Hello students, welcome back to my YouTube channel, The Genius Physicist. In this channel today we are going to discuss about the simple harmonic motion and periodic motion. आज के हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है और जो पीरियोडिक मोशन है वो क्या होता है। इनके दरमियान में क्या डिफरेंस है, क्या साइंस है, कौन से इनके दरमियान में एक रिलेटिविटी है, उन पर फोकस करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसको हम कहते हैं SHM, दिस इज नॉट अ शेम, दिस इज SHM, ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और दूसरा होता है हमारे पास पीरियोडिक मोशन। और हमारे पास कौन सा मोशन होता है, और होता है हमारे पास पीरियोडिक मोशन होता है। अभी थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं कि पीरियोडिक क्या है, क्यों ये शॉर्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, अदरवाइज तो ये कॉम्प्लेक्स है। सच मोशन which is repeated itself in equal interval of time, ऐसा मोशन जो टाइम के इक्वल इंटरवल में पार्टिकल का मोशन रिपीट होता रहे, ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। सपोज करें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये हमारे पास घड़ी है, ये हमारे पास क्या है, घड़ी है। इस घड़ी में सपोज करें अभी हमारे पास टाइम हुआ है 9:20, 9:20, तो कल भी मैं ये देखूंगा इसी वक्त अगर मैं कल भी देखूंगा तो ये सेम ही टाइम होगा, क्योंकि इसमें क्या होती है, एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीटेशन होती है, एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीटेशन होती है। तो एक इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में रिपीटेशन होने का मतलब क्या है, इसमें एक पीरियोडिसिटी है, इसमें क्या है, एक पीरियोडिसिटी है। तो उस पीरियोडिसिटी को कहते हैं दिस इज अ पीरियोडिक मोशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सच मोशन in which particle repeats its motion in equal interval of time, that is called periodic motion। इसको क्या कहते हैं, periodic motion कहते हैं। जस्ट लाइक मैंने आपको एग्जांपल दिया घड़ी का, इसमें क्या है, कौन सा मोशन होता है, इस नीडल का जो मोशन होता है दैट इज पीरियोडिक मोशन, वो क्या होता है, पीरियोडिक मोशन होता है। इसके एग्जांपल्स नोट करें। कला का जिसको हम घड़ियाल कहते हैं, घड़ियाल हिंदी में घड़ियाल, ओके। और दूसरा हमारे पास होता है अर्थ। सपोज करें हमारे पास अर्थ है, ये आपको पता है कि जो अर्थ है 365 डेज में अपनी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है। कितने डेज में, 365 डेज में अपनी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है। तो ऐसा ने एक साल में इसने 365 डेज में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया है, फिर दूसरे साल में इसका डबल करेंगे, इसके हाफ डेज में कंप्लीट करेंगे रिवॉल्यूशन। ऐसा नहीं होगा, सेम टाइम में अपनी रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे। इट मींस इन नेक्स्ट ईयर दिस विल आल्सो टेक्स 365 डेज टू कंप्लीट इट्स रिवॉल्यूशन। जो नेक्स्ट ईयर होगा या जो प्रीवियस ईयर्स गुजर चुके हैं या जो कमिंग डेज हैं, उनमें भी उनकी जो रिवॉल्यूशन होगी वो क्या होगी, 365 डेज में उसकी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगी। तो उसमें भी क्या एक पीरियोडिसिटी है, ये प्रॉपर्टी है कि वो जो अपना मोशन है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट करती है। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको भी, इसको कहते हैं पीरियोडिक मोशन। और या मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे दूं, जैसे आर्मी वाले चलते हैं, परेड करते हैं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो अपनी जो है ना बाजू को ऊपर लेकर चलते हैं, फिर नीचे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि एक आर्मी ऑफिसर का जो है ना अपना हाथ इस जगह पर हो और दूसरे का नीचे हो, जब इसके नीचे इसका फिर ऊपर जाए, ऐसे नहीं होगा। उनमें क्या होती है, एक इक्वल इंटरवल होती है टाइम की, उनमें एक पीरियोडिसिटी होती है, उनमें एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक प्रॉपर मोशन होता है। तो ऐसी कंडीशंस को हम कहते हैं these types of motion acquires the periodic motion। ये क्या करते हैं, पीरियोडिक मोशन को acquire करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पीरियोडिक मोशन। जस्ट लाइक मोशन ऑफ आर्मी मैन, एक ये एग्जांपल आपको मान लीजिए, एक ये और एक ये तीन मोशंस के टाइप्स अवेलेबल हैं जो शो करते हैं पीरियोडिक मोशन को। ओके, अभी हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, ये भी सिंपल मोशन है, जिसका नाम ही सिंपल है, तो ये सिंपल हार्मोनिक ही होगा ना। क्या है, ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो अपनी मेन पोजीशन के साथ, ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके साथ, अपनी मेन पोजीशन के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सर समझ में नहीं आया? नहीं आएगा, समझाता हूं। सपोज करें हमारे पास क्या है, ये बॉक्स अवेलेबल है, यहाँ सिंपल पेंडुलम बना लेते हैं जो आपके पास मोस्ट फेमस एग्जांपल भी है। ये हमने एक बॉब को, ये हमारे पास क्या एक बॉब है, आप सिंपल में कहते हैं कि एक बाल हमने अटैच किया है इसमें, फिर हम इस पर फोर्स लगा दें। जब फोर्स लगाएंगे तो ये अपनी मेन पोजीशन को छोड़कर एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा। यस श्योर, नो डाउट, ये एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ ही जाएगा। फिर क्या होगा, जब हम इसको फिर छोड़ देंगे, फिर क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो फिर ये नीचे आएगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर इधर चला जाएगा। सिंपल में इसकी कंटिन्यूटी ऐसे चलती रहेगी। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो सच मोशन इन विच डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेन पोजीशन, ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट है अपनी मेन पोजीशन के साथ क्या हो, डायरेक्टली रिलेटेड हो। तो मैं इसकी और एग्जांपल देता हूँ आपको, ये बराबर समझ में नहीं है, इसको मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारे पास तो एक बॉक्स अवेलेबल है, ये फिक्स्ड बॉक्स अवेलेबल है। हमने इसके साथ एक स्प्रिंग अटैच किया है। क्या किया इसके साथ अटैच, हमने एक स्प्रिंग अटैच किया है। हमने इस पर फोर्स लगाया, जितना फोर्स ज्यादा लगाएंगे इसकी इतनी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी। इट मींस जितना फोर्स होगा उसकी उतनी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ किस रिलेशन में, वो डायरेक्ट रिलेशनशिप में है। इज इट क्लियर? ओके, ये इसकी सपोज करें ए फिगर है, ए डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है। अब हम क्या करते हैं, इस पर फोर्स लगाया। जब फोर्स लगाएंगे तो इसमें अभी कंप्रेशन है, फिर इसमें क्या आएगी, रेफ्रेक्शन आएगी। इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इस तरह स्ट्रक्चर हो जाएगी, इस तरह स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जितना मैंने फोर्स लगाया उतनी इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा आई है, उतनी इसमें बिगाड़ जो है वो ज्यादा आई है। ठीक है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। बट कीप इन माइंड दिस इज अ स्प्रिंग। ये हमारे पास क्या है, ये स्प्रिंग है। इसमें ये एबिलिटी होती है, जितना हम इस पर फोर्स लगाएंगे, जितना हम इसको अपनी तरफ खींचते आएंगे, इसमें इतनी एनर्जी स्टोर होती जाएगी। जो इसमें एनर्जी स्टोर होती है वो होती है इन टर्म्स ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स भी स्टोर होता है। जब हम इस ऑब्जेक्ट पर हम एक्सटर्नल फोर्स रिलीज करेंगे, जो मैंने अपने हाथ से फोर्स लगाया है, जो मैं जब ये फोर्स में रिलीज करूंगा अपने हाथ वाला, जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या करेगा, इस पार्टिकल को, जो पार्टिकल अपना डिस्टेंस कवर करके इधर आया है, ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करके, ये पहले तो इसकी कितनी साइज है, इसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया है। इस पार्टिकल ने जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया है, बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स दिस विल मूव बैक, ये फिर पीछे चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऐसे टाइप ऑफ मोशन को हम कहते हैं कि हमारे पास ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम लिखते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फिर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करके हम लिखते हैं माइनस में के एक्स। व्हाट इज के, ये के क्या है, दिस के इज एक्चुअली स्प्रिंग एबिलिटी, जिसको हम कहते हैं दिस इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट। दिस के इज एक्चुअली स्प्रिंग एबिलिटी, दैट हाउ मच स्प्रिंग कैन बी स्ट्रेच्ड, कितना स्प्रिंग स्ट्रेच हो सकता है या कितना स्ट्रेच नहीं हो सकता। दैट्स एबिलिटी इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एबिलिटी एक्चुअली के स्प्रिंग कांस्टेंट। इट मींस दिस के शोज द स्प्रिंग एबिलिटी, ये स्प्रिंग की एबिलिटी को मेंशन करती है।
शोस स्प्रिंग एबिलिटी। ओके, अच्छा ये आपको बात मालूम होना चाहिए, जिसकी एफ की वैल्यू ज्यादा होगी उसमें के की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जिसकी के की वैल्यू ज्यादा होगी उसमें एफ की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। आपको सिंपल मैं एग्जांपल दे दूं, एक हमारे पास है ट्रैक्टर का स्प्रिंग, एक हमारे पास है स्प्रिंग पेन का, सिंपल जो पेन हम यूज करते हैं। दो टाइप्स ऑफ स्प्रिंग आर हेयर, एक है ट्रैक्टर का स्प्रिंग और एक हमारे पास सिंपल पेन का स्प्रिंग है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास ट्रैक्टर का स्प्रिंग है उसमें जो स्ट्रेच होने की एबिलिटी वो बिल्कुल कम है, उसमें जो एफ है फोर्स ज्यादा वैल्यू लगानी पड़ेगी, फिर उसमें जो है ना बिगाड़ आएगी, फिर वो स्ट्रेच होगा। जो ट्रैक्टर का स्प्रिंग है वो हार्ड होता है, इट मीन्स उस पर फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, मतलब कि जो उसकी स्ट्रेच होने की एबिलिटी है, स्ट्रेच होने की जो प्रॉपर्टी है उसमें वो क्या है, कम है। तो ये बात क्लियर हुई, जिसका एफ का वैल्यू ज्यादा होगा उसकी के की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और जिसकी के की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, उसकी एफ क्या होगी, ज्यादा होगी। इज इट क्लियर? ओके, ये हमारे पास है स्प्रिंग एबिलिटी। इसको तो हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट पता नहीं क्या स्प्रिंग कांस्टेंट है, दिस एक्चुअली स्प्रिंग एबिलिटी। ये स्प्रिंग एबिलिटी है जो शो करती है कि हाउ मच दिस स्प्रिंग कैन बी स्ट्रेच्ड, ये स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हो सकता है, कितना स्ट्रेच नहीं हो सकता, ये शो करती है इसकी एबिलिटी को। अब मैं आपको एग्जांपल दे दूं, एक हमारे पास है ट्रेन का स्प्रिंग, हो सकता है कहीं यूज पर हो, मुझे पता नहीं यूज होता है नहीं, ठीक है। एक हमारे पास ट्रेन का स्प्रिंग हो, एक हमारे पास ट्रैक्टर का स्प्रिंग हो, और एक हमारे पास है पेन का स्प्रिंग। तीनों की जो स्ट्रेच होने की एबिलिटी है, तीनों में जो फोर्स लगाने के बाद बिगाड़ आने की एबिलिटी, वो हर एक में क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है। तो इसका मतलब है इनकी के का वैल्यू अलग है, के जो स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू अलग अलग है। वो अपने हिसाब से जो है ना स्ट्रेच हो सकता है, दूसरा अपने हिसाब से, तीसरा अपने हिसाब से, ठीक है। ये जो एबिलिटीज हैं इनकी स्ट्रेच होने की, दैट इज एक्चुअली स्प्रिंग कांस्टेंट, ये शो करते हैं स्प्रिंग की एबिलिटी वो कितना स्ट्रेच हो सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, ये हमारे पास था सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन क्या होगी? सच मोशन in which instantaneous, it means starting wali, in which instantaneous acceleration is directly proportional to negative of displacement, to negative of displacement, to negative of displacement, yeah, to main position, that is acceleration। उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलेरेशन कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल की जो एक्सीलरेशन वो अपने डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अपने मेन पोजीशन के साथ क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, बल्कि नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपोजिट में होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये मोस्टली यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बुक में ये चीज़ लिखी हुई है, या जो हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें भी हम ये चीज़ यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपके बुक में गिवन हैं कि इनका इस जगह पर यूज हो सकता है। इज इट क्लियर? ओके, ये आपका क्लियर हो गया। अभी हमें ये चीज प्रूफ करनी है कि हाउ एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये किस तरह है इसके इक्वल, अभी इसको प्रूफ करते हैं। हमने इस पर डिस्कस कर लिया है, फिर भी हम इसको प्रूफ करते हैं इसके डायग्राम को लेकर। ओके, तो अब ये बातें नोट कर लें। अच्छा, ये करते हैं, इससे पहले मैं आपको एक चीज मेंशन करा लूं कि पीरियोडिक मोशन में और सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है। पीरियोडिक मोशन में भी रिपीटेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी रिपीटेशन है, देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम, इनके दरमियान में डिफरेंस क्या है। एक्चुअली हमारे पास जो पीरियोडिक मोशन है, दिस इज टाइम डिपेंडेंट मोशन। ये क्या है, टाइम डिपेंडेंट मोशन है। इसमें जो टाइम का जो है इंटरवल पर फोकस करना है कि कितने टाइम में रिपीटेशन है, कितने टाइम में रिपीटेशन नहीं है। ओके, तो यहाँ पर टाइम का कोई इशू नहीं है, इसमें भी रिपीटेशन है।
अपनी मेन पोजीशन की तरफ ही रिपीटेशन है इसमें भी अपने मेन पोजीशन की तरफ भी रिपीटेशन है। सेम में जो है ना रिपीटेशन वो मेन पोजीशन ही है, ठीक है। मगर इनमें फर्क क्या है, एक हमारे पास टाइम डिपेंडेंट है जो पीरियोडिक मोशन है, एक हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं, मगर पीरियोडिक को सिंपल हार्मोनिक मोशन हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें लाजमी नहीं है कि टाइम इक्वल इंटरवल हो। हाँ, अगर इक्वल इंटरवल हो फिर भी ओके, अगर इक्वल इंटरवल नहीं फिर भी ओके। सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर इक्वल टाइम है तो हम कह सकते हैं कि एसएचएम पीरियोडिक मोशन है। इसमें अगर टाइम इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि पीरियोडिक मोशन है, अगर टाइम इंटरवल इक्वल नहीं तो हमें इसको कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, ये भी बात है कि टाइम इक्वल हो तो हम एसएचएम भी कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहेंगे, पीरियोडिक भी कहेंगे। अगर टाइम इक्वल इंटरवल नहीं है तो हम इसको जस्ट कहेंगे दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें टाइम का इक्वल इंटरवल होना लाजमी है, ठीक है। ये पीरियोडिक मोशन है क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट है, इसका नाम ही आप जानते हैं, दिस पीरियोडिक मोशन मींस टाइम डिपेंडेंट मोशन है हमारे पास। इज इट क्लियर? ओके, अब इसकी थोड़ी सी शॉर्टली डेरिवेशन कर लेते हैं, आफ्टर वी विल क्लोज दिस वीडियो लेक्चर। सपोज करें हमारे पास ये एक सिंपल पेंडुलम अवेलेबल है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का बेस्ट एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम। ये हमने किसी बाल को इसमें हैंग किया है, ठीक है। फिर हमने इस पर फोर्स लगाकर इसको डिस्प्लेस करवाया इस पॉइंट तक, ओके। जब ये इस पॉइंट पर जाएगा तो ये एंगल बनाएगा, या एक एंगल बनाएगा। जब ये एंगल बनाएगा इस पॉइंट पर जाएगा तो ये वेट है हमारे पास, क्या है, ये वेट है। इस वेट पर दो टाइप्स की फोर्सेस लगेंगी, एक होगी फोर्स इसकी टेंशन जो स्प्रिंग में है, और दूसरी हमारे पास है वेट, इसकी अपनी फोर्स होगी, ओके। जो अपनी फोर्स है वेट, उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, वो रिजॉल्व होगा। और जो टेंशन है, अच्छा वेट किधर होगा, वेट हमेशा होता है डाउनवर्ड, और जो टेंशन है वो हमेशा होगा अपवर्ड, क्योंकि इस तरह खींचा हुआ है ना, ऊपर हैंग किया है इसको हमने, तो जो टेंशन होगी वो किधर होगी, वो अपवर्ड में होगी। टेंशन क्या है, अपवर्ड है। जो लेंथ हमारे पास टेंशन है, फोर्स है, वो अपवर्ड है। और दूसरी पॉइंट हमारे पास वेट का डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होता है, ओके। मगर यहाँ पर वेट किसी एंगल पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो वेट के दो कंपोनेंट्स होंगे, दो टाइप्स के फोर्स लगेंगे। एक हमारे पास इसका ये कंपोनेंट है, एक इसका ये कंपोनेंट है, एक वो कंपोनेंट है जो वेट के साथ पैरेलल है। ये क्या है हमारे पास, वेट है जिसको हम mg कहते हैं, और ये हमारे पास क्या है, एक वेट का पैरेलल कंपोनेंट है, वेट का पैरेलल कंपोनेंट है। और ये हमारे पास वेट का क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। आप देख सकते हैं कि एंगल क्या बनती है, 90 डिग्री बनती है ना। वेट का कौन सा कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि w परपेंडिकुलर, इसको लिख सकते हैं w पैरेलल। तो आप देख सकते हैं कि w पैरेलल और जो टेंशन है एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। एवरी एक्शन देयर इज रिएक्शन, हर एक्शन में क्या होता है, रिएक्शन होता है। ये डाउनवर्ड है या अपवर्ड है, ये दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि वेट पैरेलल जो बराबर होता है वो बराबर होता है mg cos थीटा के इक्वल होता है, mg cos थीटा के इक्वल होता है। और हमारे पास जो वेट होता है वो बराबर होता है mg के बराबर होता है, इसके mg के। तो सिंपली हमें इसकी फर्दर डेरिवेशन में नहीं जाना है, हमें यही चाहिए, क्या होता है mg cos थीटा। ये कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, वेट पैरेलल और टेंशन एक दूसरे को ये कैंसिल कर लेंगे, क्योंकि इनका डायरेक्शन किधर है, अपोजिट है। इसका डायरेक्शन वेट पैरेलल का डाउनवर्ड है, इसका अपवर्ड है, तो ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, ओके। तो रिमेनिंग क्या बचता है हमारे पास, w परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो इस पॉइंट पर ये बात बताई जाती है कि वेट का कौन सा कंपोनेंट है जो इस ऑब्जेक्ट को, इस बार को जो एक्सट्रीम पॉइंट है उससे लेकर नीचे पॉइंट तक लेकर आएगा, मतलब कि इसकी जो मेन पोजीशन उस तरफ लेकर आएगा, मेन पोजीशन की तरफ लेकर आएगा। वो वेट का कौन सा कंपोनेंट होता है जो इसको एक्सट्रीम पॉइंट से लेकर मेन की तरफ लेकर आएगा। तो आपका पैरेलल कंपोनेंट तो खत्म हो गया, रिमेनिंग कौन सा बचा है हमारे पास, अभी कौन सा कंपोनेंट अवेलेबल है, जस्ट परपेंडिकुलर कंपोनेंट अवेलेबल है। तो हम कहते हैं कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज रिस्पांसिबल फॉर द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। जो सिंपल पेंडुलम का मोशन होता है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही रिस्पांसिबल होता है उसके मोशन के लिए, ठीक है।
तो हम लिख सकते हैं कि W परपेंडिकुलर इज इक्वल टू mg sin थीटा। ओके, mg sin थीटा। और दूसरा हमने ये पढ़ा है F इज इक्वल टू ma। F इज इक्वल टू ma, क्योंकि वेट क्या है हमारे पास, वेट भी एक फोर्स है, ये F भी एक फोर्स ही है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, क्योंकि फोर्स को फोर्स के साथ ही कंपेयर करना है ना, क्योंकि वेट भी हमारे पास क्या है, न्यूटन है, फोर्स भी क्या है, न्यूटन ही है। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, तो हमारे पास आएगा mg sin थीटा इज इक्वल टू ma। mg sin थीटा इज इक्वल टू ma। तो आप देख सकते हैं कि m से खत्म, मैंने क्या बचा, a इज इक्वल टू। अच्छा, ये बात मायने होनी चाहिए कि यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, मेन पोजीशन की तरफ है। जो g का कंपोनेंट होगा, g sin थीटा कंपोनेंट है, जो वेट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो नेगेटिव होगा, माइनस mg sin थीटा। ठीक है, तो a इज इक्वल टू माइनस g sin थीटा, माइनस g sin थीटा। ओके, और हमारे पास जो एंगल है sin थीटा बराबर होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको हम लिखते हैं x अपॉन में l। कैसे, ये एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर, वो होती है x, और ये हमारे पास क्या है, ये हाइपोटेन्यूज विच इज लेंथ। ये कौन सी साइड है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है जो लेंथ है। तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल माइनस g sin थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन सा है, x है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, l है। तो हम लिख सकते हैं x अपॉन l, यस सर लिख सकते हैं। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं g अपॉन l इंटू x, यस सर लिख सकते हैं। आपको पता है कि g का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो l होती है इस सिंपल पेंडुलम की कांस्टेंट होती है, एक फिक्स्ड लेंथ अवेलेबल है अभी। नाउ दिस कंडीशन, लेंथ क्या है इसकी, फिक्स्ड है। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं कि g अपॉन l इज एक्चुअली कांस्टेंट। ये क्या है हमारे पास, ये कांस्टेंट टर्म्स है, g का वैल्यू कांस्टेंट है, l का वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट टर्म्स अवेलेबल हैं। तो इसको लिख सकते हैं एज अ कांस्टेंट। तो हमारे पास क्या रिलेशन आता है, माइनस कांस्टेंट इनटू x। नोट करें प्रॉपर वे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, तो ये कांस्टेंट है, आपने देखा कि जो एक्सीलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट माइनस x के साथ, इसका जो रिलेशन है वो क्या है, नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट से। तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऐसा मोशन जो इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करे, तो वो मोशन क्या कहलाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। ओके, नाउ इसका जो टाइम पीरियड होता है उस पर थोड़ा सा फोकस कर लें, ये भी डिस्कशन की गई है बुक में, हमें भी करनी होगी। इसको मैं रिमूव कर लेता हूं इधर से। आपको पता है कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो बराबर होता है 2 पॉइंट रेडिकल l अपॉन g। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू दिस वन, ये इसके इक्वल होता है टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास क्वांटिटी। अगर मैं आपको कहूं ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम, इसमें मैंने एक मास अटैच किया है, इसका मास है 1 kg, और दूसरा हमने मास अटैच किया है 3 kg। तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में इन दोनों की कंडीशन क्या है, लेंथ दोनों की सेम है 1 मीटर है, इसकी भी क्या लेंथ 1 मीटर है, मास क्या डिफरेंट है। ठीक है, तो इस कंडीशन पर एमसीक्यूज आएगा टेस्ट में। ओके, तो मास क्या है, एक 1 kg है, एक मास हमारे पास क्या है 3 kg है, दो डिफरेंट मास अवेलेबल है। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हिच वन ऑब्जेक्ट विल क्विकली कंप्लीट इट्स वन रिवॉल्यूशन, कौन सा ऑब्जेक्ट है जो अपना रिवॉल्यूशन जल्दी में कंप्लीट करेगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, या ए बॉडी है या बी बॉडी है, कौन सी बॉडी अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट जल्दी करेगी, ए या बी। तो आप क्या कहेंगे, सर ए नहीं, ए बी भी नहीं होगा, दोनों क्या करेंगे, सेम कंप्लीट करेंगे रिवॉल्यूशन, क्योंकि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम को मास से इंडिपेंडेंट है। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ये टाइम से क्या है, इंडिपेंडेंट है।
टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मास से क्या इंडिपेंडेंट है, चाहे मास ग्राम्स में, किलोग्राम्स में, टन्स में हो, केजी में हो, व्हाटएवर जो कुछ भी हो, उनके टाइम पीरियड पर कोई इशू नहीं होगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। हाँ, अगर आप लेंथ को या ग्रेविटी तो कांस्टेंट है, आप अगर आप लेंथ को वेरी करना चाहते हैं तो इनके जो टाइम पीरियड की रिलेशन है वो वेरी हो सकती है। ओके, आई थिंक दैट्स विल बी इनफ फॉर टुडेस लेक्चर। ओके, अच्छा एक थोड़ी सी बात डिस्कस कर लें, देन आफ्टर हम इस वीडियो को एंड कर लेते हैं। ये हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होते हैं, ऑसिलेशंस के टाइप होते हैं, लास्ट वन टॉपिक है, उस पर थोड़ा सा फोकस करें, देन आफ्टर वी विल एंड दिस वन वीडियो लेक्चर। ओके, इसको रिमूव कर लेता हूँ। हमारे पास दो टाइप्स की ऑसिलेशंस होती है, एक होती है डैम्प्ड ऑसिलेशन और एक होती है हमारे पास रेजोनेंट ऑसिलेशन। आपकी जो बुक में है वो है डैम्प्ड ऑसिलेशन। कौन सी ऑसिलेशन है, वो है आपके पास डैम्प्ड ऑसिलेशन। ऑसिलेशंस के टाइप्स होते हैं, एक होती है हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन, एक होती है हमारे पास रेजोनेंट ऑसिलेशन। इसमें जो सिस्टम होता है वो होता है डैम्प्ड सिस्टम होता है। इसमें कौन सा सिस्टम होता है, रेजोनेंट सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, डैम्प्ड सिस्टम होता है। ये चीजें आपकी मैट्रिक क्लास के बुक में लिखी हुई अच्छी बातें हैं, एक अच्छी लेवल पर लिखी हुई हैं, ठीक है। ये प्रॉपर समझे एक पॉइंट को। ये क्या है, हमारे पास डैम्प्ड सिस्टम है। ऐसा सिस्टम होता है जिसमें फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो। ऐसा सिस्टम जिसमें फ्रैक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है उसको हम क्या कहते हैं, डैम्प्ड सिस्टम कहते हैं। और रेजोनेंट वो होता है जिसमें फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो, कम हो। इस तरह से समझ में नहीं आया। सपोज करें आपके पास एक ये ऑसिलेशन, एक ये ऑसिलेशन, आपके पास एक ये ऑसिलेशन, दो टाइप्स के ऑसिलेशन अवेलेबल है। तो आप देख रहे हैं कि इस ऑसिलेशन में जो कंटिन्यूस से डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड वो क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। इसमें क्या है, जो एम्पलीट्यूड है इसका वो कंटिन्यूस क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ऐसी ऑसिलेशंस जिसमें वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाए उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं दिस इज द डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या कहते हैं उसको, डैम्प्ड ऑसिलेशन। इसके डिस्प्लेसमेंट रिड्यूस होने का क्या रीजन है, इसका रीजन ये है कि इसमें फ्रैक्शन ज्यादा है। इसमें क्या है, फ्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा है। फ्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से इसका जो एम्पलीट्यूड है वो मिनिमाइज होता जाएगा। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, डैम्प्ड। और रेजोनेंट ऑसिलेशन किसको कहते हैं, ऐसा ऑसिलेशंस जिसमें ऑब्जेक्ट का जो एम्पलीट्यूड है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जाए, तो इस मोशन को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंट ऑसिलेशन कहते हैं। इज इट क्लियर? ओके, ये नोट कर जस्ट 1 मिनट। तो हम इसको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं रेजोनेंट और डैम्प्ड ऑसिलेशन। आई थिंक इस पे आपके बुक के एग्जाम में लास्ट वन में एक एमसीक्यूज गिवन है। जो डैम्प्ड सिस्टम होता है उसमें एम्पलीट्यूड रिड्यूस होता है। क्यों रिड्यूस होता है, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन ज्यादा होती है। फ्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से उसका जो एम्पलीट्यूड है वो मिनिमाइज होता है। ओके, इज इट क्लियर? ये था हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, रेजोनेंट ऑसिलेशन एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये हमने सारा डिस्कस कर लिया। इफ एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट मी। ओके व्यूअर्स, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।